हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो हम लोग शूट करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिहार बोर्ड में इस एक्सरसाइज से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। सदिश एक्सरसाइज से, सदिश अध्याय से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 10.3 की बात नहीं कर रहे हैं, सदिश अध्याय से। तो सदिश की जो एक श्रृंखला चल रही है उसे आप जरूर देखिएगा, जरूर जो है उस क्वेश्चंस को रिवीजन भी कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एक्सरसाइज 10.1 के पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 10.3 में देखेंगे हम सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दिया गया है वो हम नोट करेंगे। जैसे ए और बी का परिमाण क्रमशः √3 और 2 दिया गया है। तो ए और बी का परिमाण दिया गया है, इसका मतलब कि वेक्टर ए बराबर जो है वो दिया गया है √3। और इसके बाद वेक्टर बी का परिमाण मतलब मॉड वेक्टर बी ये दिया गया है 2। साथ ही साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान दिया गया है √6। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर दिया गया है √6। अब इसके बाद जो है वो हमें कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करना है तो हम ये अदिश गुणन से जानते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि चूँकि हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटे में क्या हो जाएगा? ए बी। तो अब हम यहाँ पर अगर कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट बी का मान रखेंगे तो ये आ गया √6। ए और बी का मान, तो ए का मान है √3 और बी का मान है 2। अब हम क्या कर सकते हैं? तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √6 है तो इसको हम √3 और इंटू √2 लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? तो ये √3 और इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 और इंटू √2 लिख सकते हैं, जिसमें √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब जब ये मिला तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स 1/√2। फाइनली जो हमें मिलेगा वो मिलेगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और 1/√2 किसका वैल्यू है? कॉस π/4 का। तो अब हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/4। तो यही जो है ये सदिश के बीच का कोण हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि 1 और 2 सदिश दिया गया है। जैसे दिया गया सदिश है i-2j + 3k, 3i-2j + k, और इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इसके बीच का कोण ज्ञात करना है तो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम दो सदिश है ए और बी मान लेंगे बच्चों। तो माना कि वेक्टर ए बराबर, तो वेक्टर ए बराबर मैंने मान लिया i-2j और +3k। इसके बाद जो दूसरा है उसको मैंने मान लिया वेक्टर बी। तो वेक्टर बी है तो क्या हो जाएगा? 3i-2j और +k। तो ए और बी हो गया और इसी के बीच का कोण चाहिए। तो बीच का कोण निकालने के लिए ए और बी का परिमाण चाहिए होता है और साथ ही साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण निकाल लेते हैं। तो मॉड वेक्टर ए बराबर √, हो जाएगा आई के गुणक का स्क्वायर जोड़ जे के गुणक का स्क्वायर जोड़ के गुणक का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा? मॉड वेक्टर ए बराबर तो √1 जोड़ 2 दूनी के 4 और तितरी के 9। तो 9 1 10, 10 और 4 कितना हो गया? 14 हो गया। इसी तरीके से मॉड वेक्टर बी निकालेंगे। तो मॉड वेक्टर बी निकालेंगे तो क्या होगा? आई के गुणक का स्क्वायर जोड़ जे के गुणक का स्क्वायर जोड़ के गुणक का स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 और तितरी के 9, 9 4 13, 13 और 1 14। तो ये हो गया 14। अब इसका परिमाण तो निकल गया। परिमाण निकलने के बाद हमें क्या चाहिए? तो परिमाण निकलने के बाद अब जो है वो हमें चाहिए वेक्टर ए डॉट बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए का मान रखेंगे
-2j प्लस 3k, और डॉट गुणन किससे करेंगे, b से। तो b का क्या है वैल्यू, b का वैल्यू है 3i -2j और प्लस k। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर अब क्या हो जाएगा, तो 3 एकम 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस और दो दूनी के 4, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर अब क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा आई का आई में, जे का जे में और के का के में गुणा करेंगे। तो 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस, दो दूनी के 4 और प्लस 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 और 3 एकम 3। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 3 4 7 और 7 और 3 कितना आ जाएगा 10। तो हम लिख देंगे 10। अब हमें बीच का कोण चाहिए, तो चूँकि हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, तो ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का मान कितना है 10 है, वेक्टर ए का मान कितना है √14 है, बी का मान कितना है √14 है कॉस थीटा। तो हमें तो थीटा का मान चाहिए ना, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 10 और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 कॉस थीटा। तो अब क्या आ गया यहाँ पर 10/14 बराबर कॉस थीटा। तो 10/14 बराबर कॉस थीटा आया। तो अगर हम केवल थीटा का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स, और ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, यानी कॉस इन्वर्स 5/7। और यही जो है इन दोनों सदिशों के बीच का कोण हो जाएगा। और इस तरीके से हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो है हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रश्न है उसमें दिया गया है दो सदिश, और दो सदिश है और प्रक्षेप ज्ञात करना है। जैसे यहाँ दिया गया है कि i + j पर सदिश i - j का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो i + j पर सदिश i - j का प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में हम एक को सदिश, पहले को सदिश a मान लेंगे और दूसरे को सदिश b मान लेंगे। तो माना कि वेक्टर a बराबर वेक्टर i मतलब i कैप और प्लस j कैप, और फिर वेक्टर b बराबर हो जाएगा i कैप और माइनस j कैप। और हमें क्या करना है, तो हमें i + j पर i - j का प्रक्षेप चाहिए, है ना। यानी वेक्टर a का जो है ये जो i + j है, तो i + j पर हमें किसका चाहिए, तो हमें चाहिए i - j का प्रक्षेप। तो अब देखो i + j पर चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये बटा में हो जाएगा। तो i + j पर चाहिए, तो अब हम इसे हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हल करेंगे तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो हम इसका प्रक्षेप ज्ञात करेंगे। तो प्रक्षेप का सूत्र क्या होता है, अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए पहले लिख देते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हों तथा वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप ज्ञात करना हो, तो क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए पर प्रक्षेप ज्ञात करना है ना, तो हो जाएगा प्रक्षेप बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बट्टे में मॉड वेक्टर ए। तो इस तरह से जो है इस थ्योरी का हम उपयोग करेंगे, और इस थ्योरी का उपयोग करके इसे बनाएंगे। तो वेक्टर ए पर इसका प्रक्षेप चाहिए, तो सबसे पहले तो ए डॉट बी चाहिए, तब न चाहिए क्या। अब यहाँ पर प्रक्षेप किसका हुआ, तो ए और बी दो सदिश हो तथा ए पर बी का प्रक्षेप। तो ए पर बी का प्रक्षेप चाहिए, तो ए पर चाहिए ना, तो ये कहाँ आ गया मॉड वेक्टर ए। उसी प्रकार से यहाँ पर किस पर चाहिए, तो इस पर चाहिए i + j पर प्रक्षेप। तो i + j पर प्रक्षेप चाहिए, तो ये हो जाएगा बटा में। तो क्या हो जाएगा सबसे पहले लिखेंगे कि इसलिए वेक्टर ए पर, है ना, वेक्टर ए पर i + j को जो है वो हमने क्या माना है, ए माना है। तो i + j पर वेक्टर बी का प्रक्षेप, तो जिसका प्रक्षेप चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, बटा में।
तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटे में मॉड वेक्टर ए। अब ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी क्या है, आई और प्लस जे है, और फिर क्या है, तो ये है आई और माइनस जे। और मॉड वेक्टर ए का मान अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। आई आई का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1, और जे जे का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2। तो अब ये कितना आ जाएगा, 0 और बटे में 2 और बराबर आ जाएगा 0। इस तरीके से अगर हम देखें प्रक्षेप, तो प्रक्षेप का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो लिखेंगे प्रक्षेप बराबर 0, और यही इसका क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो है वो प्रक्षेप ही ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में सदिश दिया है, 2 सदिश, और प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सदिश मान लेते हैं। माना कि कौन कौन सा सदिश, तो माना कि एक को मान लेते हैं वेक्टर ए। तो वेक्टर ए बराबर कितना है, तो आई कैप 3j कैप और प्लस 7k कैप। इसके बाद वेक्टर बी मान लेते हैं। तो वेक्टर बी क्या है, तो 7i माइनस जे और प्लस 8k। ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ये 12th क्लास के सेकंड बुक का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.3 है। और एक्सरसाइज 10.3 को जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। और हमें क्या चाहिए, तो आप देखिएगा सदिश जो दिया है ना, आई प्लस 3j प्लस 7k का सदिश इतना पर प्रक्षेप चाहिए। क्या चाहिए, इतना पर प्रक्षेप चाहिए। तो ये जो 7i माइनस जे और प्लस 8k है, इसको जो b माने हैं, तो यहाँ पर जो पर दिया ना, यही मॉड में कहाँ जाएगा, बटा में आ जाएगा प्रक्षेप ज्ञात करेंगे तो प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम वही ज्ञात करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे तो आई प्लस 3j और प्लस 7k हो जाएगा। और b का अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 7i माइनस जे और प्लस 8k। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 7 एकम 7 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 और प्लस 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 7 8 56। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा, 56। 56 और 4 कितना हो जाएगा, 56 और 4 60 हो जाएगा। 7 में से 3 गया तो 4 ही ना बचा, तो ये हो गया 60। अब प्रक्षेप चाहिए किस पर, बी पर। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, मॉड निकाल लेंगे, क्योंकि इसका ज़रूरत है। तो अब ये कितना हो जाएगा, मॉड में हो जाएगा 7 का स्क्वायर जोड़ माइनस 1 का स्क्वायर और जोड़ 8 का स्क्वायर। तो मॉड वेक्टर बी बराबर कितना हो गया, तो मॉड वेक्टर बी बराबर हो गया 49 जोड़ 1 और जोड़ 8 अठाई 64। तो अब इसका जो मान आया वो आया अंडर रूट 114। जोड़ेंगे तो 49 1 50, 50 तो 6 5 11 14 हो गया कि नहीं हो गया, 11 आया, 6 5 11 मतलब 110, और 110 में 4 जोड़ देंगे तो 114 हो गया। अब इसके बाद जो है वो हमें चाहिए प्रक्षेप। तो लिखेंगे इसलिए सदिश वेक्टर ए, सदिश वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो इसके लिए सूत्र क्या है, इसके लिए सूत्र है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटे में, अब बी पर है ना, तो यही क्या हो जाएगा, बटा में। अब ए डॉट बी का मान कितना आया है, तो ए डॉट बी का मान आया है 60। तो हम लिख देंगे ए डॉट बी का मान 60। और वेक्टर ए डॉट बी का मान हो गया, तो मॉड वेक्टर बी का मान कितना आया, तो अंडर रूट 114। तो ये हो गया अंडर रूट 114। और यही जो है वह वेक्टर ए का वेक्टर बी पर क्या हो गया, प्रक्षेप हो गया। अब इस आधार पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी जो है वो सॉल्व कर दिया इस फॉर्मूला बेस पर। और इसी के आधार पर जो है अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो सॉल्व कर दिया। अब जो है वो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, उस क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कुछ सदिश, और सदिश दे करके पूछा गया है कि क्या ये इकाई सदिश है, और साथ ही साथ ये बताना है कि ये लंबवत है या नहीं है, परस्पर लंबवत है या नहीं है। तो लंबा ही क्वेश्चन बनेगा, जिसमें जो सदिश दिया गया है हम उसको क्रमशः ए और बी और सी मान लेंगे।
तो जो दिया गया है उसको हम ए बी सी मान लेते हैं। प्रश्न तो आप बुक में देख ही रहे होंगे, क्योंकि NCERT 12th क्लास का जो है ये सेकंड बुक है और एक्सरसाइज 10.3 है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो हमने मान लिया, माना कि वेक्टर ए बराबर 1/7, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है 2i 3j और प्लस 6k। वेक्टर बी भी हम मान लेते हैं। वेक्टर बी है 1/7 यानी 1/7, और फिर है 3i माइनस 6j और जोड़ 2k। इसके बाद जो है वो है वेक्टर सी। तो वेक्टर सी मान लेंगे 1/7 6i जोड़ 2j और घटाव 3k। और इस तरह से हमने ए बी सी क्रमशः मान लिया। अब ये बताना है कि ये मात्रक सदिश है या नहीं है, है ना। तो ये बताना है कि जो दिए गए ये 3 सदिश हैं ये मात्रक सदिश हैं, और ये भी बताना है कि ये परस्पर एक दूसरे पर लंब है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो हम ये साबित करेंगे कि ये मात्रक सदिश है, और मात्रक सदिश होगा तो ऐसी स्थिति में हम ये फिर साबित करेंगे कि ये परस्पर एक दूसरे पर लंब है। तो सबसे पहले हम इसको मात्रक सदिश के लिए जो है वो साबित करेंगे। किसके लिए? मात्रक सदिश के लिए। तो मात्रक सदिश के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो मात्रक सदिश के लिए सबसे पहले मॉड वेक्टर ए निकालेंगे। तो मॉड वेक्टर ए में क्या हो जाएगा, तो ये गुणा करेंगे तो 2/7 होगा, तो ये हो जाएगा 2/7 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3/7 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 6/7 का स्क्वायर। अब इसके बाद इसको हल कर देंगे तो मॉड वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 7 सते 49, तितरी के 9 और 7 सते 49, छछा के 36 और 7 सते 49। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49 और बटे में 49 कट के आ गया 1, तो √1 का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो ये बताइए कि मॉड वेक्टर ए का मान 1 आ गया तो सदिश ए इकाई सदिश हुआ ना। तो लिखेंगे इसलिए सदिश वेक्टर ए एक इकाई सदिश, या इकाई सदिश को ही क्या कहते हैं, मात्रक सदिश। तो लिखेंगे मात्रक सदिश है। अब इसी तरीके से बी को, तो वेक्टर बी का जब मान निकालेंगे तो मॉड वेक्टर बी से क्या हो जाएगा, तो 3/7 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद -6/7 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में ही, उसके बाद 2/7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 9/49, 36/49 और 4/49। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो 36 और 4 40, 40 और 9 49, तो ये आ जाएगा 49 और बटे में 49 कट के आ जाएगा 1। तो ये हो गया मॉड वेक्टर बी का मान 1 आ गया। तो लिखेंगे कि मॉड वेक्टर बी बराबर 1, अतः वेक्टर बी कौन सा सदिश हो गया, तो वेक्टर बी जो हो गया ये वेक्टर बी हो गया मात्रक सदिश या इकाई सदिश। वेक्टर बी एक कौन सा सदिश हो गया, मात्रक सदिश हो गया। तो लिखेंगे कि मात्रक सदिश है। क्लियर है। अब इसके बाद जो है वो वेक्टर सी के लिए, तो वेक्टर सी के लिए क्या होगा बच्चों, देखते हैं वेक्टर सी का मान कितना आता है। तो वेक्टर सी के लिए, तो वेक्टर सी के लिए भी मॉड वेक्टर सी निकालेंगे। तो मॉड वेक्टर सी के लिए अंडर रूट होगा कितना, तो 6/7 का स्क्वायर। देखिए गुणा करेंगे ना तो 6/7, 2/7 और 3/7 हो जाएगा। तो 6/7 का स्क्वायर जोड़ 2/7 का स्क्वायर जोड़ -3/7 का स्क्वायर। और जब इसे हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तो मॉड वेक्टर सी बराबर हो जाएगा 36/49, 4/49 वर्ग करते जा रहे हैं, और तितरी के 9/49। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो मॉड वेक्टर सी बराबर हो जाएगा 36 4 40 और 9 49। तो 49/49 कट के आ गया 1, तो हो जाएगा 1। तो मॉड वेक्टर सी बराबर कितना आ गया 1। तो लिखेंगे अतः वेक्टर सी एक कौन सा सदिश हो गया, मात्रक सदिश। तो लिखेंगे कि अतः वेक्टर सी एक मात्रक सदिश है। अब हमने ये तो साबित कर दिया कि ये मात्रक सदिश है। अब हमें साबित करना है कि ये परस्पर लंब भी है। तो परस्पर लंब है तो इसको कैसे साबित करेंगे, तो परस्पर लंब है तो उसके लिए हम इसका अदिश गुणन करेंगे, और अदिश गुणन अगर आ जाता है 0 तो ये परस्पर लंब है,
और अगर अदिश गुणन शून्य नहीं आता है तो ये परस्पर लंब नहीं है। तो अब एक बार जो है वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकालेंगे और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए निकालेंगे। अगर इनका मान शून्य आ जाएगा तो ये तीनों के तीनों सदिश परस्पर लंब होंगे, और नहीं आता है तो ये परस्पर लंब नहीं होंगे। क्लियर है? तो वेक्टर ए डॉट जो है वो वेक्टर बी निकालते हैं, लिखेंगे लंब के लिए या परस्पर लंबवत होने के लिए, परस्पर लंबवत होने के लिए। तो परस्पर लंबवत होने के लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो ए का मान 2/7 आई, तो ये हो गया 2/7 आई, जोड़ 3/7 जे और जोड़ 6/7 के। उसके बाद बी का मान रखेंगे, तो बी का मान कितना है? तो 3/7 आई माइनस 6/7 जे और जोड़ 2/7 के। ए और बी का मान रख दिए, इसका गुणा कर देंगे बच्चों। तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर 2/7 का 3/7 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 7 7 49 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 6 18 और 7 7 49, और ये हो गया जे और जे का गुणा करेंगे तो 1, प्लस 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 आ गया और 6 दूनी 18 और 7 7 49। तो अब आप देख सकते हो कि इसका जो मान है वो कितना हमें मिला। तो इसका जो मान है वो हमें मिला है 6 माइनस 18 अब प्लस 6 दूनी 12 होगा ना जी, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, तो 12 और 6 18। तो अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 6 घटाव 18 और जोड़ कितना हो जाएगा 12। तो 12 6 18, 18 में से 18 गया 0, 0/49। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या आ गया? 0/49 जब मिला तो हमें मिल गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 में 49 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ गया। अब हमें चाहिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, तो हम लिख सकते हैं ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी परस्पर क्या है? लंब है, और हमें यही साबित करना था। तो एक तरफ तो जो है वो मात्रक सदिश भी आया और ये जो है वो ए और बी परस्पर लंब है। अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकालेंगे, तो वेक्टर बी का मान कितना है? तो वेक्टर बी का मान यहीं से लिखेंगे 3/7 आई, है ना। तो ये हो जाएगा 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप जोड़ 2/7 के कैप। उसके बाद है वेक्टर सी, तो 6/7 लिखेंगे, 6/7 आई कैप जोड़ 2/7 जे कैप घटाव 3/7 के कैप। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 3 6 18 और 7 7 49 माइनस प्लस माइनस 6 दूनी के 12, 7 7 49, जे का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 3 6 प्लस माइनस माइनस और 7 7 49 के का गुणा करेंगे, एक एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 49। तो हो जाएगा 18 माइनस 12 माइनस 6, टोटल कितना आ गया? तो 18 माइनस 18 और बटे में 49। तो अब 18 में से 18 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 ना। तो लिखेंगे इसलिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0/49। तो अब कितना आ जाएगा? तो अब आ जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0। तो अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0 आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? तो वेक्टर बी जो है वह वेक्टर सी पर लंब है ना। तो लिखेंगे कि वेक्टर बी वेक्टर सी पर क्या है? लंब है। तो अब बताइए, ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए और बी परस्पर लंब है, साथ ही साथ बी और सी भी परस्पर लंब है। अब जो है वो साबित करना है कि सी और ए जो है वो परस्पर लंब है। तो अब बी और सी दोनों जो है वो परस्पर लंब है, ए और बी भी जो है वो परस्पर लंब है। अब हमें साबित करना है सी और ए जो है वो परस्पर लंब है। तो सी और ए परस्पर लंब है तो वेक्टर सी और डॉट गुणन कर देंगे वेक्टर ए का। तो सी का मान रखेंगे बच्चों, सी का मान क्या है? तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सी का मान जो है वो हमें दिख रहा है कि 6/7 आई है, तो हम रखेंगे
6/7 i, फिर हो जाएगा जोड़ 2/7 j, और फिर हो जाएगा घटाव 3/7k। अब इसके बाद a है, तो a का मान कितना है, तो a का मान है 2/7 i कैप जोड़ 3/7 j कैप और जोड़ 6/7 k कैप। अब ये c और a का गुणा कर देंगे, देखते हैं कि वेक्टर c डॉट वेक्टर a का मान कितना आता है। तो 6×2 = 12 और 7×7 = 49, आई का गुणा करेंगे 1 होगा, प्लस 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 और 2×3 = 6 और 7×7 = 49, माइनस प्लस माइनस 6×3 = 18 और 7×7 = 49। अब अगर एलसीएम हम ले लेते हैं तो एलसीएम लेने पर कितना आएगा 49, 12 और जोड़ 6 और घटाव 18, तो 12 6 18 में से 18 जाएगा 0/49। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर वेक्टर सी और वेक्टर ए परस्पर क्या हो गया, लंब हो गया। ये चिन्ह जो है वो लंब का है, या हम लिख भी सकते हैं कि अतः वेक्टर सी एवं वेक्टर ए परस्पर क्या है, लंब है। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने ऑफलाइन क्लासेस में नहीं बताया था। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने केवल एक सॉल्व कर दिया था, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप सॉल्व नहीं भी किए होंगे तो आप यहाँ से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में जो जो दिया गया है सबसे पहले वो हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, वो हम लोग पहले ही लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो दिया गया है तो वो लिखेंगे सबसे पहले। तो दिया गया है कि क्या क्या दिया गया है उसकी चर्चा कर देते हैं। तो दिया गया है कि वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी का जब हम डॉट गुणन करेंगे वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी से, तो इसका मान जो है वो 8 के बराबर है। साथ ही साथ एक चीज़ और दिया गया है, और वो ये दिया गया है कि मॉड वेक्टर ए बराबर 8 और मॉड वेक्टर बी होगा। ऐसी दशा में हमें क्या करना है कि वेक्टर ए का मान और वेक्टर बी इसका मान जो है वो ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है हम उसी को लेकर के हल करना प्रारंभ कर देंगे। तो क्या दिया गया है, दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट गुणन करेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और बराबर कितना हो जाएगा 8। तो वेक्टर ए का ए में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए डॉट ए का बी में करेंगे तो होगा वेक्टर ए डॉट बी, प्लस 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 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस माइनस माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी और बराबर कितना हो जाएगा 8। अब ऐसी स्थिति में ये हमें पता है कि सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कहने का मतलब कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट ए। अब इस प्रकार से हम यहाँ पर जब अगर देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो ये जो अब हमें मिला है यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और यहाँ पर हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसका क्रम बदल देंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि अदिश गुणन जो है वो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो ये सेम टू सेम रहेगा बराबर 8। लेकिन ये प्लस और माइनस कैंसिल, तो अब क्या मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर 8। तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर और बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो मॉड वेक्टर ए का मान कितना दिया है 8, मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर मॉड वेक्टर बी, तो यही मान हम यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 8 मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड वेक्टर ए का मान इतना प्रश्न में दिया गया है। अब क्या होगा, तो ये सेम टू सेम रहेगा मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर और बराबर 8। इसको हल करेंगे तो 8 8 64 और मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 8। 64 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 63 मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर और बराबर हो गया 8। अब अगर हम केवल मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8/63 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब हम मॉड वेक्टर बी निकालेंगे तो मॉड वेक्टर बी का मान कितना हो जाएगा, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा √8/63। अब हो जाएगा मॉड वेक्टर बी बराबर
दो दूनी के चार, चार दूनी के आठ, तो दो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट दो और बटे में कितना हो जाएगा अंडर रूट 63। तो हम लिख सकते हैं कि मॉड वेक्टर बी बराबर दो अंडर रूट दो बटे में 63। और इस तरह हम मॉड वेक्टर बी का मान निकाल लिए। तो मॉड वेक्टर बी का मान कितना हो जाएगा, अगर मॉड वेक्टर बी का मान देखें तो हम 63 को भी तो निकाल सकते हैं ना। एक चीज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं 63 के लिए कि तितरी के 9 और 9 साते 63, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 7। तो अब मॉड वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 2/3 अंडर रूट 2/7। अब ये मॉड वेक्टर बी का मान जैसे ही हमें मिल गया, तो अब हमें मान किसका चाहिए, अब हमें चाहिए मॉड वेक्टर ए का। तो मॉड वेक्टर ए का मान हम कहाँ से निकाल सकते हैं, अगर हम देखें तो मॉड वेक्टर ए का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दिया गया है कि मॉड वेक्टर ए बराबर 8 मॉड वेक्टर बी। तो लिखेंगे इसलिए मॉड वेक्टर ए बराबर 8 मॉड वेक्टर बी। तो मॉड वेक्टर ए बराबर क्या हो गया 8, वैसे ही मॉड वेक्टर बी का मान कितना है, तो 2/3 अंडर रूट 2/7। अब ये क्या हो जाएगा, तो मॉड वेक्टर ए बराबर 8 दूनी के 16/3 अंडर रूट 2/7। और इस तरीके से हमने मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी दोनों का जो है वो मान निकाल लिया। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है जो सदिश वो लिखेंगे, क्योंकि उसका मान ज्ञात करना है और अदिश गुणन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके बुक में दिया गया है कि 3 वेक्टर ए और -5 वेक्टर बी है, और साथ ही साथ क्या है, तो अदिश गुणन है किससे, तो 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी से। अब जब हम इसका गुणन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गुणन करते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, 3 साते 21 प्लस 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 हो गया, और ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इसका गुणन करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, 5 दूनी के 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, माइनस और प्लस माइनस 5 सते 35, और हो जाएगा वेक्टर बी और डॉट वेक्टर बी। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब जो है वो हम देखते हैं कि जो सदिशों का अदिश गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कहने का मतलब है कि चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है, तो ये क्या कर रहा है, अदिश गुणन का पालन कर रहा है ना। अदिश गुणन का पालन करने का मतलब क्या हुआ कि सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करना चाहिए। क्रम बदल रहा है लेकिन मान में परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब इसी का उपयोग हम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ए और ए का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, और प्लस 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 10 वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, और ये माइनस हो जाएगा 35, बी और बी है तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। अब हो जाएगा 6 मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, 21 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, 21 में से 10 गया तो आ गया 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये हो जाएगा -35 मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। यही जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो कुछ चीज़ें दी गई हैं और पूछा गया है कि दो सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसका परिमाण ज्ञात करना है। यदि इसका परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है, तो इस स्थिति में हमें ए और बी का जो है वो परिमाण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो परिमाण समान है, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो लिखेंगे कि चूंकि दो सदिश कौन कौन है, तो दो सदिश वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तथा इनके परिमाण क्या है, समान है, तथा इनके परिमाण समान है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अगर परिमाण समान है तो मॉड वेक्टर ए बराबर होगा मॉड वेक्टर बी, और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो लिखेंगे इनके बीच का कोण कितना डिग्री है, तो इनके बीच का कोण जो है, कोण मतलब थीटा का जो मान है वो है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री। इसके बाद जो है परिमाण समान है और इनका अदिश गुणनफल 1/2 है, तो अदिश गुणनफल 1/2 है मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1/2 है। और हमें क्या चाहिए, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण चाहिए। तो चूंकि
अब हम ये जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट बी का तो मान है 1/2। ए और बी समान परिमाण का सदिश है, तो जब समान परिमाण का सदिश है तो इसका मान रखेंगे ना। तो समान परिमाण का सदिश है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया ए, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ये हो गया कॉस थीटा। तो ए जब आ गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि अब ध्यान दीजिएगा परिमाण समान है, तो परिमाण समान है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर मतलब परिमाण समान है, तो परिमाण समान है तो ऐसी स्थिति में ए और बी का परिमाण समान है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ गया कॉस थीटा। अब ये आ गया 1/2। तो जब 1/2 आ गया तो 1/2 किसका मान होता है, वो मान हम लिखेंगे यहाँ पर। तो अब हम वो मान निकालते हैं, और चूंकि इनके बीच का कोण जो है वो दिया गया है ना, इनके बीच का कोण जो है वो दिया गया है 60 डिग्री, तो हम ये थीटा के जगह पर जो है वो 60 डिग्री ही रख देंगे। और अब ये ए और बी का परिमाण समान है तो ए हो गया। तो अब हमें कितना मिलेगा, तो अब जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1/2 ए स्क्वायर, और कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब अगर हम ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 और गुणे 2/1 कट जाएगा तो आ गया 1, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 1। तो ए बराबर √1 होगा, तो ए बराबर हो जाएगा ±1, लेकिन जो +1 है वो मान्य होगा और -1 जो है वो अमान्य होगा, क्योंकि परिमाण माइनस नहीं होगा। तो +1 जो है वो क्या हो जाएगा, मान्य, और -1 क्या हो जाएगा, तो -1 जो है वो हो जाएगा अमान्य। अब इस दशा में हम देखते हैं कि हमें ए का जो है वो मान कितना मिल गया है, तो ए का जो मान है वो हमें 1 मिल गया। तो लिखेंगे कि अतः मॉड वेक्टर ए का परिमाण हमें मिला 1। तो चूंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का जो मान है वो तो समान होगा ना, तो जब दोनों का मान समान होगा तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे इसलिए मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी बराबर 1, यानी कि इसका परिमाण जो है वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसके बाद जो है वो हम 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में अगर x का मान निकालना है तो टर्म भी तो दिया गया है, टर्म दिया गया है कि वेक्टर x माइनस वेक्टर a, और साथ ही साथ अदिश गुणन है किसका, तो वेक्टर x और प्लस वेक्टर a का, जिसका मान कितना है, तो 12 है। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो x का गुणा करेंगे तो वेक्टर x गुणे वेक्टर x हो जाएगा, प्लस 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 वेक्टर x डॉट वेक्टर a हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर a, और बराबर 12। और अभी बताए थे कि सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो देखते हैं, तो इसका अगर हम देखें तो हो जाएगा मॉड में वेक्टर x का स्क्वायर प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर a, ये हो जाएगा वेक्टर x डॉट वेक्टर a, और ये हो जाएगा मॉड वेक्टर a का स्क्वायर बराबर 12। तो अब ये प्लस और माइनस कैंसिल, तो मॉड वेक्टर x का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, तो लिखेंगे मॉड वेक्टर x का स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर a का स्क्वायर, और बराबर कितना है, 12। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अब यहाँ पर जो है हमें जो चाहिए वो मान हम लिखेंगे। तो वेक्टर ए जो है वो क्या है, मात्रक सदिश है, प्रश्न में दिया गया है, तो मात्रक सदिश है, तो ये वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर है, तो मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। तो इसका परिमाण जब 1 होगा तो ऐसी स्थिति में 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अब ये कितना आ जाएगा, तो मॉड वेक्टर एक्स का स्क्वायर बराबर 12, और 1 इधर आएगा तो हो जाएगा जोड़ 1, तो हो जाएगा कितना, तो मॉड वेक्टर एक्स का स्क्वायर बराबर आ गया 13। अब अगर हम मान निकालें मॉड वेक्टर एक्स का, तो केवल मॉड वेक्टर एक्स का मान स्क्वायर जब इधर आएगा तो हो जाएगा √13, और यहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो 9 नंबर क्वेश्चन भी बन गया है बच्चों, धीरे धीरे हम लोग गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, और अब जो है वो हम 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो 3 सदिश दिया गया है, ए बी और सी, लेकिन अब ए और बी और सी और दे करके बोला है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी वेक्टर सी पर परस्पर लंब है। तो सबसे पहले वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान निकाल करके और सी से डॉट गुणन करेंगे, अगर 0 आ गया तो परस्पर लंब है, और नहीं आया तो लंब नहीं है। तो अब वही चीज़ करेंगे। तो ये हो गया 10 नंबर प्रश्न।
10 नंबर प्रश्न। अब देखते हैं कि 10 नंबर प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो 10 नंबर प्रश्न में सीधा सा समझिए कि हमें साबित करना है कि वेक्टर ए और प्लस लेमडा वेक्टर बी वेक्टर सी पर क्या है, तो वेक्टर सी पर परस्पर लंब है। ठीक है, तो यही हमें साबित करना है कि ये परस्पर लंब है। तो सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे इसलिए वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। तो ए का मान कितना है, तो वेक्टर ए का मान है 2i प्लस 2j और प्लस है 3k। साथ ही साथ अब ये रहेगा प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान कितना है, तो -i प्लस 2j और प्लस k। अब इसका हम गुणा कर देंगे, तो जोड़ देंगे, तो वेक्टर ए और प्लस लेमडा वेक्टर बी है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए ये 2 है और ये क्या है, लेमडा। तो लेमडा से अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस लेमडा हो जाएगा ना। देखिए सॉल्व करते हैं। 2i 2j 3k प्लस माइनस माइनस लेमडा आई कैप प्लस 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 2 लेमडा जे कैप प्लस 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 लेमडा के कैप। अब अगर इसे हम सदिश के मानक रूप में लिखेंगे तो वेक्टर ए और प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 और माइनस लेमडा आई कैप, फिर हो जाएगा 2 और जोड़ 2 लेमडा जे कैप, फिर हो जाएगा 3 और जोड़ लेमडा के कैप। और इस तरीके से हमने इसका मान निकाल दिया। लिखेंगे कि चूंकि वेक्टर ए और प्लस लेमडा वेक्टर बी वेक्टर सी पर क्या है, तो परस्पर लंब है। तो अगर यह लंब है तो इसका जो अदिश गुणन है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, तब ना लेमडा का मान निकलेगा। तो लिखेंगे इसलिए वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी का डॉट गुणन वेक्टर सी से करेंगे तो मान 0 होगा। अब ये मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा आई कैप, 2 जोड़ 2 लेमडा जे कैप और हो जाएगा 3 और जोड़ लेमडा के कैप। और इसके बाद है सी का मान। तो सी का मान कितना है, तो क्वेश्चन में ही जो है वह सी का मान दिया हुआ है कि 3i और जोड़ जे है। क्या है, 3i और जोड़ जे, के वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू के कर देंगे। अब इसका मान जो है किसके बराबर, 0 के बराबर, तब लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो 2 माइनस लेमडा का 3 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 और माइनस 3 लेमडा प्लस 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 2 और जोड़ 2 लेमडा का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 और जोड़ 2 लेमडा, 3 जोड़ लेमडा का 0 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0 बराबर 0। अब ये कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 8, 3 और 2 लेमडा है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा, 0 खत्म 0। तो इसलिए लेमडा बराबर कितना आ गया, तो लेमडा बराबर 8 आ गया। और यहीं इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो लेमडा का मान 8 आ गया, यहीं इसका आंसर हो गया। अब जो है वो हम देखेंगे 11 नंबर प्रश्न। तो देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में जो है वो दिया गया है कि मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए किस पर लंब है, तो वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मॉड वेक्टर बी और इंटू वेक्टर ए पर परस्पर लंब है, पर परस्पर लंब है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें साबित करना है, ये कॉमा दिया गया है बच्चों, कि ये वाला पद इस पद पर परस्पर लंब है, तो इन दोनों का अदिश गुणन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर 0 आ गया तब तो परस्पर लंब है, और अगर 0 नहीं आया तो यह लंब नहीं है। तो देखिए अब क्या होगा। अब जो है वो हम साबित करते हैं। तो लिखेंगे कि मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर बी और इंटू वेक्टर ए का अब हम अदिश गुणन करेंगे किससे, तो मॉड वेक्टर ए इंटू बी माइनस मॉड वेक्टर बी और इंटू ए। अब हम इसका अदिश गुणन करते हैं। तो अदिश गुणन करेंगे तो क्या होगा, अब इसका और इसका अदिश गुणन करेंगे तो हो जाएगा मॉड वेक्टर ए और इंटू वेक्टर बी। पहले तो यही ना पद लिखेंगे, बाद में ये, तो ये आएगा मॉड वेक्टर ए और इंटू बी। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, मॉड वेक्टर ए है तो लिखेंगे मॉड वेक्टर ए
और इंटू मॉड वेक्टर बी। अब इसका गुणा अब इसमें कर रहे हैं तो ये पद लिखेंगे मॉड वेक्टर बी और इंटू वेक्टर ए। अब ये पद का गुणा पहले में हो गया, दूसरे में हो गया। अब इस पद का गुणा करेंगे तो प्लस और प्लस प्लस हो गया। अब ये पद सबसे पहले लिखेंगे मॉड वेक्टर बी और इंटू वेक्टर ए, फिर ये पद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मॉड वेक्टर ए और इंटू वेक्टर बी, फिर प्लस और माइनस माइनस, फिर यही पद पहले लिखेंगे क्योंकि सदिशों के गुणन में जो टर्म पहले है वो पहले ही लिखा जाएगा। तो मॉड वेक्टर बी इंटू ए हो गया। अब इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर बी और इंटू ए। अब हम क्या कर सकते हैं देखा जाए तो मॉड वेक्टर ए है और इंटू बी है, मॉड वेक्टर ए है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए और इंटू मॉड वेक्टर ए, और ये बी और बी है तो ये हो जाएगा बी और बी। अब इसकी चर्चा करते हैं तो इसकी चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान देना, मॉड वेक्टर बी और ये भी हो गया मॉड वेक्टर बी, और ये ए और ए है तो हो जाएगा ए और ए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं तो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए क्योंकि सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये दिया गया है माइनस मॉड वेक्टर ए इंटू बी, फिर दिया गया है मॉड वेक्टर बी और इंटू ए। तो अब यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर ये टर्म जो है वो क्या है, एक टर्म यहाँ पर है एक टर्म यहाँ पर है तो क्रम बदल देंगे तो जो दूसरा पद है वो पहला बन जाएगा, क्रम बदलेगा तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए और इंटू मॉड वेक्टर बी, और फिर ये दूसरा बन जाएगा पहला बन जाएगा दूसरा तो हो जाएगा मॉड वेक्टर बी और इंटू मॉड वेक्टर ए। अब देखा जाए तो ये पद जो है वो एक जैसा है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ए, लेकिन प्लस और माइनस है तो ये कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा तो ये मॉड वेक्टर ए तो हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, बी और बी है तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, माइनस बी और बी है तो हो जाएगा मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, ए और ए है तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर। अब ये भी तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, तो जब ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा तो क्या हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर और मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। तो ये अब एक जैसा पद है तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो लिखेंगे कि अतः दोनों सदिशीय पद परस्पर लंब है, दोनों सदिशीय पद परस्पर क्या है लंब है। यही ना हमें साबित करना था तो ये हम साबित कर दिए कि ये परस्पर लंब है। अब जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखा जाए बच्चों अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मतलब अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो दिया गया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर भी 0 है। तो ऐसी स्थिति में वेक्टर बी के बारे में वेक्टर ई के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ये तो देखने में ही जो है वो लग रहा है कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्लियर है। अब बताइए कि ये दिया गया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या है 0 है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो वेक्टर बी के बारे में निष्कर्ष निकाला जाएगा तो उससे पहले जो दिया है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0, तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस दशा में अगर हम मॉड वेक्टर ए का मान निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। जब मॉड वेक्टर ए का मान निकालेंगे 0 हो जाएगा तो हमें क्या चाहिए, हमें अब चाहिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो लिखेंगे इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा तो ए बी कॉस थीटा। इसी को अगर परिमाणात्मक रूप में लिखेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी और हो जाएगा कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, परिमाणात्मक रूप का मतलब अगर परिमाण लिखना हो तो जैसे ए बी का मान, ए का मान 1 आता है तो 1 लिखते हैं ना आंकिक मान,
वही मॉड वेक्टर ए है और मॉड वेक्टर बी है। तो अब अगर मॉड वेक्टर ए का मान देखें तो वो तो शून्य है, तो शून्य है तो यहाँ हो गया शून्य, और इंटू मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। फाइनली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर तो मिलेगा जीरो ही, क्योंकि जीरो से गुणा करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, जीरो। तो निष्कर्ष किसके बारे में निकालना है, बी के बारे में। तो वेक्टर बी क्या होगा, तो वेक्टर बी कुछ भी हो, जीरो से गुणा होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो लिख सकते हैं कि अतः वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः इस स्थिति में, अतः इस स्थिति में वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है। क्लियर है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो प्रश्न संख्या 13 में जो है वो दिया है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश है। क्या दिया है, तो 13 नंबर प्रश्न में दिया है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कौन सा सदिश है, तो मात्रक सदिश है। क्लियर है, ये कौन सा सदिश है, मात्रक सदिश है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि ये मात्रक सदिश इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो है। तो इस स्थिति में हमें मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात किसका करना है, तो मान ज्ञात करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का। तो ये मान कैसे ज्ञात होगा, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो दिया गया है कि परिमाण क्या है, समान है, और वो मात्रक सदिश है। तो दिया गया है कि मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर सी बराबर एक। अब जब ये एक दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में एक चीज़ तो और दिया है प्रश्न से दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना है, एक है। तो इस दशा में अगर हम मान निकालें वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी का, तो वो होगा वेक्टर सी। दोनों तरफ वेक्टर ए से गुणा कर देंगे, बारी बारी से गुणा करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो हमें चाहिए ए बी सी। तो यहाँ पर तो है ए है बी है सी है, लेकिन इसमें गुणा है बी का, इसमें गुणा है सी का, इसमें गुणा है ए का। तो बारी बारी से हम भी एक बार ए का गुणा करेंगे, एक बार बी का, एक बार सी का। तो दोनों तरफ वेक्टर ए से गुणा करने पर, तो जैसे ही हम वेक्टर ए से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए और गुणे माइनस वेक्टर सी। तो अब ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वेक्टर ए और वेक्टर ए हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और ये जब इधर आएगा तो ये इधर आने पर हो जाएगा प्लस ए और सी है, तो ए और सी है तो ये हो जाएगा माइनस से इधर आएगा तो हो जाएगा वेक्टर ए और डॉट वेक्टर सी बराबर जीरो। लेकिन इसका मान कितना है, तो परिमाण जो है इसका है एक, तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर हो गया। तो अब हमें क्या मिला, अब हमें मिला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ देखा जाए तो सी डॉट ए ना ज्ञात करना है, तो ये रहा सी डॉट ए, नहीं ए डॉट सी है। तो क्रम इसका क्या कर देंगे, बदल देंगे, क्योंकि सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो वेक्टर सी डॉट ए बराबर जीरो। तो फाइनली हमें कितना मिल गया, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और बराबर ये एक इधर आएगा। तो जब एक ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण एक। अब इसके बाद यही टर्म फिर से लेंगे। क्या दिया गया है टर्म में कि वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी बराबर है माइनस वेक्टर सी। ठीक है, तो ये जो टर्म दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और माइनस सी, इसी को लेंगे। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर सी। अभी ए से गुणा किए थे, दोनों तरफ किससे गुणा कर देंगे, बी से। दोनों तरफ वेक्टर बी से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो हम दोनों तरफ वेक्टर बी से गुणा कर देंगे। तो वेक्टर बी से गुणा करेंगे तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, तो वेक्टर बी डॉट
वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, और यहाँ भी करेंगे तो वेक्टर बी, और ये हो जाएगा वेक्टर सी। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या यहाँ पर प्राप्त करेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब प्लस इसका क्या हो जाएगा, तो मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, तो माइनस वेक्टर बी और वेक्टर सी ए डॉट बी, तो ए डॉट बी सेम टू सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। लेकिन बी का परिमाण कितना है, एक है, क्योंकि तीनों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश है। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा एक का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी और बराबर हो गया 0। तो अब क्या मिला, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर -1, और ये हो गया समीकरण 2। तो अब हमें मिल गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर -1। अब अगला देखते हैं। तो पुनः जो है अब हम गुणा किससे करेंगे, ए से हो गया, बी से हो गया, अब सी से गुणा करेंगे। तो जो है वो दिया गया है वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी प्लस सी बराबर 1, जिससे हमें कितना मिला है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और बराबर कितना मिला, 1 नहीं है जी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर है 0, तब न जाकर के इधर आया तो माइनस सी हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस सी। अब दोनों तरफ जो है वो हम सी से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, तो दोनों तरफ सी से, वेक्टर सी से गुणा करने पर देखते हैं गुणा करने पर कितना आता है। तो अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर सी का गुणा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी का गुणा कर दिए किस में, तो सी में, तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर सी। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर सी और वेक्टर ए, क्लियर है। अब प्लस हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। ऐसी स्थिति में जब हम मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, और सी है तो हो जाएगा मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर और बराबर 0। अब क्या हो गया, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और इसका मान कितना होगा, 1 का स्क्वायर बराबर 0। फाइनली हमें मिलेगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -1। अब जो ये हमें मान मिला है तो सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी ये हमें मिल गया, तो ये हो गया समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 2 3 से कुछ होने वाला नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें ये साबित करना है, ये प्राप्त करना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और फिर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान कितना होगा। तो अब वो मान हम ज्ञात करने के लिए इन तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे, और इन तीनों समीकरणों को जोड़ करके हम इसका मान ज्ञात करेंगे कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए अब हम समीकरणों को जोड़ने का काम करते हैं, क्लियर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 और जोड़ 3 करने पर, तो अगर हम इन समीकरणों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है देखा जाए। तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी है ना, यहाँ पर भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, यहाँ नहीं है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो अब ये ए डॉट बी और ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सी ए है, यहाँ सी ए नहीं है लेकिन यहाँ सी ए है, तो हो जाएगा 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस बी सी, तो यहाँ बी सी है और यहाँ भी बी सी है, तो हो जाएगा प्लस 2 बी सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, अब बराबर, अब ये देखो ये -1 है, ये भी -1 है और ये भी -1 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -3। अब हम इसमें से 2 को कॉमन कर लेते हैं तो होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी। तो अब ये किसके बराबर आ गया, तो ये आ गया -3 के बराबर। तो इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर हो जाएगा -3/2, और यहीं जो -3/2 आया
इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न भी जो है वो हल कर लिया है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो आप इसको क्लास में भी डिस्कशन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं सिलेबस, और इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीड में बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर जो है वो पूछिएगा। किसी भी स्टेप में अगर कोई दिक्कत हो या क्वेश्चन नंबर में दिक्कत हो तो वो भी आप पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में या क्लास में। ठीक है, तो अब जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आया या नहीं आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो 14 नंबर जो प्रश्न है वो है यहाँ पर दिया हुआ कि वेक्टर ए बराबर 0 है। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न जो दिया गया है वो नोट करेंगे। तो वेक्टर ए बराबर जो है वो 0 है, वेक्टर बी बराबर भी जो है वो 0 है, अथवा यहाँ दिया गया है कि वेक्टर बी बराबर वेक्टर 0, तब हमें क्या करना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण के द्वारा जो है वो हमें समझाना है। परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, सत्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसे उदाहरण के द्वारा समझाना है, उदाहरण के द्वारा पुष्टि करना है। क्लियर है, तो उदाहरण के द्वारा अगर पुष्टि करना है तो अब हम इसकी उदाहरण के द्वारा जो है वो पुष्टि करेंगे। इस स्थिति में सबसे पहले जो दिया गया है ए और बी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर अगर 0 हो तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर तो 0 हो जाएगा, परंतु विलोम का होना सत्य नहीं है, यानी विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है मतलब वेक्टर ए बराबर जो 0 दिया है, वेक्टर बी बराबर जो 0 दिया है, और ऐसी स्थिति में अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर भी क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर भी 0 होगा। तो ये जो विलोम है, इसका विलोम का मतलब कि ए और बी 0 है तब तो ये 0 हो ही जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इस स्थिति में विलोम मतलब ये 0 नहीं है तब 0 करके दिखाना है, और इस कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं ये बताना है। तो हल करते हैं और मान लेते हैं अलग अलग। माना कि बस मानेंगे ऐसा ए और बी कि वो 0 के बराबर न हो, विलोम मानना है ना, उल्टा मानना है तो उल्टा मानेंगे। माना कि वेक्टर ए बराबर आई माइनस 2j और प्लस के, और वेक्टर बी बराबर मान लेते हैं आई प्लस 3j प्लस 5k। अब ये उल्टा मान लिए, जहाँ वेक्टर ए का मान 0 है, बी का मान 0 है, तो ए डॉट बी 0 होगा। वहाँ ए और बी का मान ये जो मिला हुआ है, इस ए और बी के मान का अदिश गुणन करेंगे। तो अदिश गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए का मान जो है वो हो जाएगा आई माइनस 2j और प्लस के, और बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा आई प्लस 3j और प्लस 5k। अब इसका अदिश गुणन करते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का अगर हम अदिश गुणन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो एक एकम एक मिल जाएगा, और 3 दूनी के 6 और 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 5 1 6 घटाओ 6 बराबर 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ गया तो ये बताना है कि क्या इसका परिमाण जो है वह शून्य है। तो परिमाण तो शून्य नहीं है। परिमाण शून्य कैसे नहीं है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम मॉड वेक्टर ए का मान निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर जोड़ माइनस 2 का स्क्वायर और जोड़ 1 का स्क्वायर। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो 1 जोड़ 4 जोड़ 1 तो अंडर रूट 6 हो जाएगा। ऐसे ही मॉड वेक्टर बी का अगर निकालेंगे तो होगा 1 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ 9 जोड़ 25, तो 25 1 26, 26 4 30, 30 और 4 25 1 26, 26 4 30, 30 और 5 35। तो इससे ये पता चलता है ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो 0 आ गया, लेकिन ना तो ए का परिमाण 0 के बराबर है और ना ही बी का परिमाण 0 के बराबर है। तो
व्युत्पन्न विधि से भी यानी उल्टा मान करके भी हमने क्या कर दिया, इसको सत्यापित कर दिया। तो अब क्या होगा, लिखेंगे कि अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, परंतु ऐसी स्थिति में वेक्टर ए बराबर मान 0 नहीं है और वेक्टर बी बराबर भी मान 0 नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को भी हल कर दिया। अब 14 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों, अब जो है वो 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर प्रश्न जो है वो दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी क्रमशः 1 2 3 -1 0 0 और 0 1 2 हैं तो कोण ए बी सी ज्ञात करना है, ये ध्यान देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, क्लियर है ना बच्चों। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए का नियामक क्या है, तो ए का नियामक क्रमशः जो दिया गया है वही है, पहला ए का, दूसरा बी का और सी हो गया तीसरा। तो ए हो गया, बी का मान कितना है, बी का मान है -1 0 0, सी का मान कितना है 0 है 1 है 2 है। और अब इसका जो है वो हम अगर स्थिति सदिश निकालें तो स्थिति सदिश जब बिंदु दिया रहता है तो स्थिति सदिश निकाला जाता है। तो स्थिति सदिश अगर हम इसका निकालें तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, तो इसका स्थिति सदिश यहाँ से अगर देखें तो ये ओ हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब हम अगर ओ ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखा जाए वेक्टर ओ ए का मान अगर हम निकालेंगे तो वेक्टर ओ ए का जो मान है वो हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, तो वेक्टर ओ ए का मान कितना हो जाएगा। तो अब x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 करेंगे ना i j k के साथ, तो एक में से 0 घटेगा तो आएगा 1, यानी 1i, जोड़ कितना हो जाएगा 2j और जोड़ कितना हो जाएगा 3k। तो ये तो ओ ए हो गया। ओ ए के बाद अगर हम ओ बी का मान निकालेंगे तो ओ बी का मान कितना हो जाएगा, -1 0 0 नियामक है तो केवल आई का मान है, तो ये हो जाएगा -i कैप, जे और के वाला मान क्या हो गया 0 हो गया। अब बात करेंगे ओ सी का, तो वेक्टर ओ सी कितना हो जाएगा, तो वेक्टर ओ सी का मान निकालेंगे तो आई का मान 0 है, ख़त्म, जे का मान है 1 तो हो गया जे, और के का मान है 2, यानी के का मान 2 नहीं है, Z2 का मान जो है वो 2 है, तो 2 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि इस 0 का नियामक कितना है 0 0 0 है, तो ये हो जाएगा 2k। अब इस तरीके से ओ ए ओ बी ओ सी जो है वो हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन अगर हमें बी ए का मान निकालना हो तो बी ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी ए का मान निकालने के लिए ओ ए में से ओ बी को घटा देंगे। तो लिखेंगे इसलिए बी ए, तो बी ए का मान निकालने के लिए हम ओ ए के मान से ओ बी को घटा देंगे, तो लिखेंगे ओ ए माइनस ओ बी। तो देखो ये रहा बी और ए, तो ओ ए के मान से ओ बी को घटा देंगे, ओ ए बड़ा मान है ओ बी क्या है छोटा मान है, घटा देंगे। तो ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान है जो है वो लिखेंगे मिला हुआ आई जोड़ 2j और जोड़ कितना है 3k, माइनस ओ बी का मान कितना है, तो -i है, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आई जोड़ 2j जोड़ 3k माइनस माइनस प्लस आई, तो आई और आई जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2i जोड़ 2j और जोड़ कितना हो जाएगा 3k। ये मान किसका हो गया, ये मान हो गया बी ए का। क्लियर है बच्चों। तो बी ए का जो मान है वो आ गया 2i 2j और 3k, यानी 2i जोड़ 2j और जोड़ 3k, ये जो है इसका मान आ गया। अगर हम इसका परिमाण निकालें तो परिमाण हमें क्या मिलेगा, तो अगर हम इसका परिमाण निकालें तो मॉड वेक्टर बी ए हो जाएगा जिसका मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो अब ये कितना हो जाएगा, अब अगर हम इसका मान देखें आकलन करें मान का तो हमें मिलेगा 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 और तितरी के 9, तो 4 4 8 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। तो मॉड वेक्टर बी ए का मान कितना आ गया, तो मॉड वेक्टर बी ए का जो मान है वो 17 मिल गया। अब हम बात करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोण ए बी सी ना, तो अब कोण ए बी सी चाहिए तो ए बी निकाल लिए, तो ए बी बोले या बी ए निकाल लिए। तो अब अगर बी सी निकालेंगे तो दो रेखा खंडों के बीच का ये जो झुकाव होगा ये इसका कोण का मान होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताइए। तो ए बी निकाल लिया, अब किसका मान चाहिए बी सी का, तो बी सी का मान निकालने के लिए इस ओ सी में से ओ बी को क्या कर देंगे घटा देंगे, ओ सी ही ना बड़ा है तो ओ सी में से ओ बी को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो लिखेंगे इसलिए भुजा बी सी के लिए, भुजा बी सी के लिए,
तो भुजा BC के लिए अब वेक्टर BC निकलेगा ना, तो लिखेंगे भुजा BC के लिए। तो भुजा BC के लिए अब हम निकालेंगे वेक्टर BC। तो पता चला कि OC में से क्या घटाएंगे, OB घटाएंगे। तो BC तो सेम टू सेम है, OC का मान, अब OC का मान है J और जोड़ 2 के। OC का मान कितना है, J जोड़ 2 के, और OB का मान कितना है -I। तो अब क्या हो जाएगा, BC बराबर माइनस माइनस प्लस I प्लस J और प्लस कितना हो गया 2 के। अब अगर हम इसका परिमाण निकाल देंगे तो हमें मिलेगा √1² 2²। तो अब ये कितना हो जाएगा, मॉड वेक्टर BC का मान, तो 2 दूनी के 4, 1 5 और 1 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका परिमाण निकाल दिया कि BC का परिमाण 6 है और BA का परिमाण 17 है। अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें चाहिए कोण ABC का मान, है ना, कोण ABC का मान। तो कोण ABC का मान निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो सदिशों का अदिश गुणन अपनाएंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा होता है, लेकिन अब वेक्टर A और B नहीं है, क्या है, वेक्टर A और B नहीं है बल्कि वेक्टर BA है इंटू वेक्टर BC है। तो हो जाएगा BA BC cos थीटा। तो BA, तो थीटा का मान भी अब थीटा नहीं है, क्या है, कोण ABC है। तो लिखेंगे कोण ABC। ऐसी स्थिति में BA और BC का मान देखेंगे। तो BA और BC का मान अगर देखें वेक्टर में, तो वेक्टर BA और BC का तो मान अभी नहीं ना निकाले हैं। तो वेक्टर BA और BC यही ना है जी। तो वेक्टर BA का मान है 2I 2J और 3 के। तो लिखेंगे 2I, क्या लिखेंगे 2I जोड़ 2J और जोड़ कितना हो जाएगा 3 के। इसके बाद BC, तो BC का मान कितना है I जोड़ J और जोड़ कितना हो गया K बराबर BA BC cos ABC। तो BA का तो मान है 17, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 17। BC का भी मान है 6, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 17 ही आया है, तो अंडर रूट में ना है, तो अंडर रूट में कितना लिखेंगे 17, अंडर रूट में 6। ये हो जाएगा cos ABC। हमें मान किसका चाहिए, cos ABC का। गुणा करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 3 दूनी के 6 और 17 छक्का कितना हो जाएगा 102। तो ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में 102, और यहाँ आ गया cos ABC। तो हमें तो कोण ABC का ही ना मान चाहिए। अब देखा जाए तो 6 2 8, 8 और 2 10, तो कितना आ गया, तो cos ABC बराबर आ गया 10 बटे में अंडर रूट 102, और हमें ABC का मान चाहिए। तो ABC बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 10 बटे में अंडर रूट 102। और इस तरीके से हमने इस प्रश्न का हल जो है वो देख लिया कि कोण ABC का मान जो है वो आएगा cos इनवर्स 10 बटे में अंडर रूट 102, और यही इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब ये सारे सॉल्यूशन में अगर कोई भी आपको समस्या है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके विषय में पूछ सकते हो। फिर से बता देते हैं कि ABC त्रिभुज के शीर्षों का मान दिया गया है स्थिति सदिश O से, यहाँ पर है ना बिंदु, तो O से जो है वह मूल बिंदु से इसका मान हमने निकाला x2 माइनस x1 i कैप जोड़ y2 माइनस y1 j कैप जोड़ z2 माइनस z1 k कैप से। तो इस स्थिति में हमें ये तीनों सदिश प्राप्त हो गए। अब हमें AB और BC का मान निकालना है, क्योंकि इसी के बीच में जो है वो झुकाव है, तभी ना कोण का मान निकलेगा। तो इस स्थिति में हमने OA में से OB को घटाया तो AB निकल गया, और OC में से OB को घटाया तो BC निकल गया, और इसके बीच का कोण का मान जो है वो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा सूत्र का उपयोग करते हुए ज्ञात कर दिया, जहाँ पर A का काम BA कर रहा है और BC का काम जो है वह B के जगह पर है ना। तो इस तरीके से हमने मान प्राप्त किया cos इनवर्स 10 बटे में अंडर रूट 102, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो अब जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है वो बच्चों दिया गया है कि दर्शाइए कि बिंदु A B और C संरेख है। तो सबसे पहले संरेख के लिए जो कंडीशन होता है वो बता देते हैं। संरेख के लिए कंडीशन क्या होता है, संरेख के लिए कंडीशन होता है कि यदि वेक्टर A और वेक्टर B दो सदिश हों, क्या हों, दो सदिश हों, तो
ये संरेख होंगे तो ये संरेख होंगे यदि क्या हो जाए, तो वेक्टर ए बराबर लेम्डा वेक्टर बी हो जाए। यानी अब ये ए बराबर लेम्डा वेक्टर बी हो जाए, जहाँ पर बी का जो मान है वह ए के मान के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाता है, ये जो है वो संरेख हो जाता है। यही चीज़ जो है वो अब हम यहाँ पर भी करेंगे। तो सबसे पहले तो बिंदु दे देते हैं, 3 बिंदु है और ये तीनों संरेख होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो अब हमें जो है वह बिंदु से संरेख जो है वो दिखाना है कि ये संरेख है। तो वो बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बिंदु जो है वह मूल बिंदु हम मान लेंगे। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में इस बिंदु ओ का नियामक हो जाएगा 0 0 0, ए का नियामक हो जाएगा 1 2 7, बी का नियामक हो जाएगा 2 6 3, सी का नियामक हो जाएगा 3 10 और -1। अब इस आधार पर अगर हम देखें तो हमें जो है वो बताना है कि ए बी सी संरेख है। तो संरेख कैसे होगा, जब ये इस नियम का पालन करेंगे, यानी तीनों स्थितियों में सदिश आ जाएगा समान, भले उसमें से कुछ कॉमन हो जाए तो वो संरेख होगा। तो सबसे पहले जो है वो हम निकालेंगे ए बी। तो लिखते हैं ए बी। तो ए बी का मान कैसे निकलेगा, तो ओ बी में से ओ ए को क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास ओ बी और ओ ए का भी तो मान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वही निकाल लेते हैं कि ओ ए का मान क्या होगा। तो अब देखो ओ ए का जो मान होगा बच्चों, वो 1 में से 0 को घटाएंगे तो एक आई कैप हो जाएगा, यानी इसी के अनुसार लेके चलेंगे। तो हो जाएगा आई कैप जोड़ 2 जे कैप और जोड़ कितना हो जाएगा 7 के कैप। इसी तरीके से अगर ओ बी का मान निकालेंगे तो ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा 2 आई कैप 6 जे कैप और जोड़ हो जाएगा 3 के कैप। इसके बाद ओ सी, तो ओ सी का अगर मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3 आई कैप जोड़ 10 जे कैप और घटाओ -के कैप। तो ये ओ ए ओ बी ओ सी का जो है वो मान निकल गया। लेकिन अब अगर हमें ए बी का मान निकालना हो तो ए बी का मान कैसे निकलेगा, तो ए बी का मान निकलेगा ओ बी माइनस ओ ए। तो ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी का मान कितना है, ओ बी का मान है 2 आई जोड़ 6 जे जोड़ 3 के माइनस ओ ए का मान कितना है, आई जोड़ 2 जे और जोड़ 7 के। तो ये हो जाएगा 2 आई जोड़ 6 जे जोड़ 3 के माइनस प्लस माइनस आई माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो हो जाएगा 1 आई कैप, 6 में से 2 गया तो हो जाएगा 4 जे कैप, 3 में से 7 गया तो हो जाएगा 4 के कैप। अब ये किसका मान है, तो ये मान जो है ए बी का। किसका मान है, ये मान ए बी का है, आई जोड़ 4 जे और घटाओ 4 के। तो ये जो मान आया है, अब ये मान ए बी का हुआ। अब हम मान निकालेंगे किसका, बी सी का। तो बी सी का मान कैसे निकलेगा, अब देखिए, तो ये है बी सी, तो बी सी का मान निकलेगा ओ सी। जैसे ए बी का मान कैसे निकला, ओ बी माइनस ओ ए। एक जो है वो उसके आगे का सदिश, यानी जो स्थित जो बिंदु से क्या है, दूरी पर है ना। तो ओ बी और ओ ए, या दूसरा आप क्या समझ सकते हैं कि पहला छोड़ करके दूसरे से पहले को घटाएंगे। तो बी सी चाहिए तो ओ सी में से किसको घटाएंगे, ओ बी को घटाएंगे। तो ये हो जाएगा ओ सी और माइनस ओ बी। अब ओ सी और माइनस ओ बी का मान आई जोड़ 4 जे माइनस 4 के साथ अगर किसी अन्य गुणक के साथ भी आता है तो संरेख है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं संरेख है। इस स्थिति में हम ओ सी का मान रखते हैं। तो बी सी बराबर ओ सी का मान कितना है, 3 आई। तो हम लिखेंगे 3 आई जोड़ 10 जे, तो हो जाएगा 10 जे और माइनस के माइनस ओ बी का मान। तो ओ बी का मान है 2 आई, तो ये हो जाएगा 2 आई जोड़ 6 जे, तो हो गया 6 जे और जोड़ 3 के, तो हो जाएगा 3 के। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 आई है तो हो जाएगा 3 आई जोड़ 10 जे घटाओ के माइनस प्लस माइनस 2 आई माइनस प्लस माइनस 6 जे माइनस प्लस माइनस 3 के। तो बी और सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 आई कैप, 10 में से 6 गया 4 जे कैप, के और के कितना हो जाएगा 4 के। अब बताइए ये कितना आया,
आई जोड़ 4j और घटाव 4k, और ये भी कितना आ गया, आई जोड़ 4j और घटाव 4k। तो एक जैसा आया, तो ये क्या है, संरेख है। अब हमने निकाला ए बी और बी सी, लेकिन तीनों बिंदु को बताना है। तो अब जो है हम निकालेंगे ए और सी का मान। तो लिखेंगे इसलिए ए सी। तो ए सी का मान निकालेंगे, तो अब ये ए है और ये सी है, तो सेकंड वाले को पकड़ेंगे, तो हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए। तो हो जाएगा ओ सी और माइनस ओ ए। तो वेक्टर ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ओ सी का मान कितना है, 3i जोड़ 10j। तो हम लिखेंगे 3i जोड़ 10j और घटाव के कैप, माइनस ओ ए का मान कितना है, तो ओ ए का मान है आई जोड़ 2j और जोड़ 7k। घटाते हैं, अब देखते हैं इसका मान कितना आता है। तो ए सी बराबर आ गया 3i कैप 10j कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा, 2i कैप, 10j में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8j कैप, के है और के है तो कितना हो जाएगा, 8k कैप। अब हम इसमें से 2 को कॉमन कर सकते हैं ना, तो ए सी बराबर 2 को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई जोड़ 4j और घटाव 4k। अब इस प्रकार से ए सी का भी मान हमने निकाल लिया। इससे पता चलता है कि वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी एक ही सदिश को निरूपित करता है, नहीं करता है। आई जोड़ 4j घटाव 4k, आई जोड़ 4j घटाव 4k, आई जोड़ 4j घटाव 4k। तो यही लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अतः उपरोक्त पद से यह स्पष्ट होता है कि, उपरोक्त पद से यह स्पष्ट होता है कि वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी तथा वेक्टर ए सी क्या करता है, तो एक ही सदिश आई जोड़ 4j घटाव 4k को निरूपित करता है, को निरूपित करता है। अतः वेक्टर ए बी सी, अतः वेक्टर ए नहीं, बिंदु ए बी सी संरेख है। अतः बिंदु ए बी तथा सी संरेख है। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है वो सत्यापित कर दिया कि बिंदु ए बी सी जो है वो संरेख है। 16 नंबर के बाद बच्चों अब हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, और 17 नंबर के बाद 18 नंबर, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्लास में भी ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, उनको अगले वीडियो में जो है इसका डिस्क्रिप्शन समझा देंगे। अभी भी बता देते हैं कि संरेख कब होता है, तो ए बराबर लेमडा, वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। अब यहाँ पर बिंदु दिया गया है, तो जब कभी भी बिंदु दिया हो तो उसका क्या निकलता है, ओ ए ओ बी ओ सी। ओ ए ओ बी ओ सी निकलने का मतलब हो गया कि यह उस बिंदु से, मूल बिंदु से सदिश निकल रहा है, जिसको स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश के बाद वास्तविक जो है वो सदिश निकालेंगे, ए बी बी सी सी ए बी निकालेंगे तो बी ओ में से ओ ए घटा देंगे, बी सी निकालेंगे तो ओ सी में से ओ बी घटा देंगे, और ए सी है तो ओ सी में से ओ ए घटा देंगे। वही काम किया है, निकल गया, और हर जगह सदिश क्या आ गया, समान आ गया। तो जब हर जगह समान आ गया तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया, ऐसी स्थिति में ये जो है वो संरेख हो गया। क्लियर है। अब 16 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न। तो देखते हैं बच्चों, अब जो है वो 17 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस जे जोड़ के i माइनस 3j माइनस 5 के 3i माइनस 4j और 4 के एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हम समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। तो ये हमने बना दिया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज बनाया। तो अभी ये ज्ञात नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो ए दे दिए, ये बी दे दिया और ये सी दे दिया। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो सदिश दिए गए हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो शीर्षों की रचना करते हैं, तो ऐसी स्थिति में
अब हमें क्या निकालना होगा ऐसी स्थिति में? अगर हम देखें तो यहाँ पर शीर्ष का जो है वो नियामक तो क्लियर हो गया है, क्योंकि जब सदिश दे दिया तो नियामक क्लियर हो गया। पहले क्या होता था कि नियामक जो है वो निकालना होता था, सॉरी, पहले क्या होता था, नियामक दिया रहता था, सदिश निकालना होता था। अब यहाँ सदिश दिया है तो ए का नियामक कितना हो जाएगा आप खुद बताइए, 2 माइनस 1 और 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और 1। बी का नियामक देखेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 5। सी का नियामक देखेंगे तो होगा 3 माइनस 4 और माइनस 4। तो ये जो नियामक अभी हमने निकाला सदिश से निकाला। यहाँ पर हमें क्या बताना है कि जो शीर्ष है ना, ये शीर्ष क्या करता है कि ये शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करता है। तो समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करता है तो ओ ए ओ बी और ओ सी स्थिति सदिश निकल जाएगा। तो स्थिति सदिश तो पहले से दिया हुआ है, क्योंकि इसी बिंदु से निकाला जाएगा स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश कितना है अगर चित्र से देखा जाए तो, चित्र से अगर देखा जाए तो हमें किसका मान चाहिए, ओ ए का। तो ओ ए का मान कितना हो जाएगा, 2i माइनस जे और जोड़ के, तो वो तो दिया ही हुआ है। तो ये हो जाएगा 2i माइनस जे और जोड़ के। देखिए अगर इतना आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा इतना समझने के बाद, इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद। तो ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा और नोट भी करते चलिएगा। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो वो चीज़ आप पूछ भी लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2i माइनस जे और जोड़ के। ओ बी का अगर मान देखेंगे तो ओ बी का मान जो है वह दूसरा सदिश दिया हुआ है, तो आई है माइनस 3j और माइनस कितना है 5 के। ओ बी के बाद जो है वो है ओ सी, तो ओ सी का मान कितना है, तो ओ सी का जो है वो मान यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ओ सी का मान जो है वो हमें मिलेगा कितना, तो ओ सी का मान है यहाँ पर 3i माइनस 4j और माइनस 4k। अब ये जैसे ही मिल गया तो अब हम भुजाओं को ज्ञात करेंगे। ए बी को अगर हम ज्ञात करना स्टार्ट करें तो देखिएगा भुजा ए बी के लिए, क्योंकि जब भुजा ज्ञात रहेगा तभी तो हम आगे का जो है वो टर्म ज्ञात करेंगे। तो भुजा ए बी के लिए क्या हो जाएगा, तो भुजा ए बी के लिए अगर हम देखें तो ओ बी माइनस ओ ए, तो लिखेंगे ए बी, वेक्टर ए बी बराबर ओ बी और माइनस ओ ए। तो ओ बी का मान कितना है, ओ बी का मान है आई माइनस 3j, आई के बाद कितना है माइनस 3j माइनस 5k, और माइनस ओ ए का मान कितना है 2i माइनस जे और जोड़ के। तो ये ए बी का जो है वो मान हम निकालेंगे। तो ए बी का मान कितना निकल जाएगा, तो वेक्टर ए बी बराबर आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप माइनस प्लस माइनस के कैप। तो वेक्टर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 2i है आई है तो ये हो जाएगा आई कैप, जे है और ये भी जे है तो हो जाएगा माइनस 2j कैप, 5 है और 1 है तो ये कितना हो जाएगा 6k कैप। अब ये जो ए बी मिला हुआ है तो अब अगर इसका हम परिमाण निकालेंगे तो वो क्या होगा, तो मॉड वेक्टर ए बी का परिमाण अगर हम निकालेंगे तो होगा आई के गुणक का स्क्वायर, जे के गुणक का स्क्वायर, के गुणक का स्क्वायर, तो होगा -1 का स्क्वायर और जोड़ -2 का स्क्वायर जोड़ -6 का स्क्वायर। इस स्थिति में ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 जोड़ 4 और जोड़ 24, स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36। अब ये कितना हो जाएगा 36 4 40 और 1 41। तो ये जो है वो मान आ गया मॉड वेक्टर ए बी का, जिसका मान है 41। क्लियर है। तो अब ए बी का मान आया, अभी हमें किसका मान चाहिए, बी सी का। तो लिखेंगे इसलिए बी सी, तो बी सी का मान चाहिए। तो बी सी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो बी सी का मान निकालने के लिए फिर से बी सी, तो ओ सी में से ओ बी घटा देंगे तो ये हो जाएगा ओ सी और माइनस ओ बी। तो ओ सी का मान कितना है, बी सी का मान हम निकाल रहे हैं। तो ओ सी का मान जो है वो है 3i माइनस 4j, तो लिखेंगे 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस ओ बी का मान, तो i माइनस 3j माइनस 5k, तो हो जाएगा i माइनस 3j और माइनस 5k। तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, बी सी का मान हो जाएगा 3i माइनस 4j
-4k -i माइनस माइनस प्लस 3j और माइनस माइनस प्लस 5k। अब क्या होगा, तो अब ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो BC बराबर हो जाएगा 3i में से 1i जाएगा तो हो जाएगा 2i। 4j है और 3j है तो ये हो जाएगा -j। 4k है और 5k है तो ये हो जाएगा k। अब अगर हम BC का परिमाण निकालें तो ऐसी स्थिति में i के गुणक का स्क्वायर जोड़ j के गुणक का स्क्वायर और जोड़ k के गुणक का स्क्वायर, तो मान कितना आ जाएगा, तो मान आ जाएगा 2 दूनी के 4, 1 और 1 तो 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी BC का मान जो है वो आ गया √6। अब BC के बाद हमें चाहिए किसका मान, तो हमें मान चाहिए CA का। अब कई लोग क्या करते हैं AC निकाल देते हैं, यही गलती हो जाता है। AB निकाले हैं, BC निकाले हैं तो CA निकालेंगे, तो ये हो जाएगा CA। तो CA के लिए क्या करेंगे, तो अब आप देखिए CA के लिए क्या करेंगे, तो अब आप देखिएगा ये है C और ये है A। तो CA के लिए क्या करेंगे कि CA है तो A आ गया सेकंड ना, तो हो जाएगा OA और माइनस OC। तो ये हो जाएगा OA और माइनस OC। OA का मान रखेंगे CA बराबर O और A का मान तो 2i माइनस j, तो ये हो जाएगा 2i माइनस j और जोड़ के माइनस OC का मान कितना है, तो OC का मान है 3i माइनस 4j और माइनस 4k कैप। तो CA का मान कितना हो जाएगा, CA का मान हो जाएगा 2i j और जोड़ k कैप माइनस 3i और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4j प्लस 4k। तो CA का मान कितना हो जाएगा, 2 है 3 है तो ये हो जाएगा माइनस i कैप, j है तो ये हो जाएगा 3j कैप, k है तो ये हो जाएगा 5k कैप। इस स्थिति में अगर हम इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या होगा, तो √i के गुणक का वर्ग, j के गुणक का वर्ग और k के गुणक का वर्ग, तो हो जाएगा 50 25 तितरी के 9 और ये हो गया 1। तो 50 25 तितरी के 9 और जोड़ 1 तो 25 5 30 4 34 34 और 1 35, तो ये हो जाएगा 35। अब हमें क्या करना है कि ये जो भुजा निकला है और भुजा का परिमाण यही साबित करना है कि ये समकोण त्रिभुज का है या नहीं है। तो समकोण त्रिभुज का होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 2 छोटी भुजा कौन सा निकला है, BC निकला है और CA निकला है। इसके वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है या नहीं है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वही हम चेक करेंगे, तो चेक कर लेते हैं, लिखेंगे इसलिए क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है AB, तो AB का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो वो बराबर होना चाहिए 2 छोटी भुजाओं के, यानी 2 छोटी भुजा कौन सी है, तो BC का वर्ग हो जाएगा और जोड़ किसका वर्ग हो जाएगा CA है तो इसका हो जाएगा CA। आखिर ये कैसे पता चला कि यही 2 छोटी भुजा है, मान से पता चला, इसका मान 6 आया, इसका मान 35 और इसका मान 41। अब देखो ये √41 है तो इसका वर्ग कर देंगे। अब BC का मान है √6 तो √6 है तो इसका वर्ग कर देंगे √6 का स्क्वायर और जोड़ CA का मान है √35 तो ये हो जाएगा √35 का वर्ग। तो 41 का वर्ग करेंगे √ में तो 41 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो 41 बराबर कितना आ गया 41 आ गया। इससे पता चलता है ना, इससे ये पता चलता है कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वह 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अतः जो शीर्ष ये दिया गया है सदिश के रूप में, ये तीनों शीर्ष किसका है, ये तीनों शीर्ष जो है वो समकोण त्रिभुज का है। तो लिखेंगे कि अतः तीनों सदिश किसके हैं, तो तीनों सदिश समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के क्या है शीर्ष है। और इस तरीके से हमने इसको भी बना लिया है। इस क्वेश्चन को भी जो है वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि ये जो सदिश दिए गए हैं ये सदिश किसके हैं, तो एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की यह क्या करते हैं रचना करते हैं। और 17 नंबर के बाद जो है अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का 18 नंबर क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है। और बड़ी ही खुशी की बात है कि 1 डे 1 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका विश्वास ऐसे ही बना रहे और हम आपके विश्वास पर ऐसे ही
खरा खरा जो है वो उतरते रहें। आज फिर से हम लोगों ने एक एक्सरसाइज कंप्लीट किया है, तो 18 नंबर जो है वो प्रश्न के साथ इस एक्सरसाइज का समापन हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न जो है वो दिया गया है कि यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है तो लेम्डा एक शून्येतर अदिश है, और लेम्डा जब शून्येतर अदिश है तो लेम्डा इंटू वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है यदि, यानी लेम्डा इंटू वेक्टर ए मात्रक सदिश कब होगा, यानी ए का मान क्या होगा कि वह मात्रक सदिश होगा। तो जो सबसे पहले दिया है 18 नंबर में, वो 18 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। तो उसमें दिया गया है कि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है, यानी वेक्टर ए है और इसका परिमाण कितना है, तो इसका परिमाण जो है वो क्या है, ए है। क्लियर है, यानी वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए, इसका परिमाण कितना है, ए है। क्लियर है। और चूंकि लेम्डा इंटू वेक्टर ए के विषय में बताया गया है कि यह एक क्या है, मात्रक सदिश है। यह एक क्या है बच्चों, मात्रक सदिश है। तो जब यह मात्रक सदिश है तो लेम्डा इंटू वेक्टर ए का परिमाण भी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर हम अलग अलग करें तो मॉड लेम्डा और ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए, और बराबर कितना आ गया, एक। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो मॉड लेम्डा तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन मॉड वेक्टर ए का परिमाण कितना है, एक है ना। तो हम यहाँ मॉड वेक्टर ए का परिमाण कितना है, ए है, तो हमने रख दिया ए और बराबर एक, और हमें ए का मान चाहिए तो ए बराबर एक बटे में मॉड लेम्डा। इस आधार पर अगर देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है कि ए बराबर एक बटा में मॉड लेम्डा। तो जब ए बराबर एक बटा में मॉड लेम्डा होगा तो ऐसी स्थिति में लेम्डा इंटू वेक्टर ए एक कौन सा सदिश हो जाएगा, मात्रक सदिश हो जाएगा या मात्रक सदिश होगा। और इस तरीके से हमने 18 नंबर प्रश्न को भी हल कर दिया, और इस तरह हम लोगों ने ये एक्सरसाइज जो है वो आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों। तो अब जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 भी जो है वो कंप्लीट कर लिया है बच्चों। और जैसा कि मैंने कहा था कि 1 डे 1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, टारगेट लेकर के चलेंगे। तो 1 डे 1 एक्सरसाइज जो है वो मैंने कंप्लीट किया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और साथ ही साथ जिस पर भी अगर कोई डाउट हो क्वेश्चन पर, कोई अदर सब्जेक्ट का भी, तो आप उसको डिस्कशन के लिए ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो उस पर भी शूट किया जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज को खूब बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.3। अभी जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.4, और 10.4 कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज एक्सरसाइज 10.3 जो है वो कंप्लीट किया है, और अब जो है वो बज गए हैं रात के 1:19 हो रहा है, आप देख सकते हो। तो रात के जो है वो 1:19 हुआ है, और अब जो है वो हम सोएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप भी जो है वो इसी प्रकार से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, है ना। 9 दिसंबर फ्राइडे है ये, अब इसमें तो नहीं दिख रहा है। तो 1:19 जो है वो हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। इतना अगर मेहनत कर दीजिएगा तो मतलब बेहतरीन नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। क्योंकि देखो, परिश्रम ही जो है वो सफलता की कुंजी है, तो आपको तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। जब तक आप परिश्रम नहीं कीजिएगा तब तक आप सफल नहीं होइएगा। आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, क्योंकि आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जब सो रहे हो तो बिहार के किसी न किसी कोने में कोई एक बच्चा जग करके पढ़ रहा है, और वो आपसे आगे बढ़ेगा, वो आपसे ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा। तो अगर बेहतरीन नंबर चाहिए तब तो पढ़ना ही पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा। ठीक है। और यही जो है वो सफलता की कुंजी है, तो इसको अपनाइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में शूट करेंगे 10.4 एक्सरसाइज, और उसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।